बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम वकार अहमद, यूआर मैथमेटिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने 4.4 के हवाले से कुछ क्वेश्चन स्टडी किए थे। आज हम उनको मज़ीद आगे डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। 4.3 के एंड पे हमने पढ़ा था, एक एग्जांपल मैंने आपको करवाई थी 4.3 के एंड पे कि एरिया ऑफ द ट्रायंगल कैसे फाइंड आउट किया जाता है। बेसिकली ट्रायंगल क्या होती है, अगर हम लाइंस को लेके डिस्कस करें, हमें इस तरह से मिलता कि तीन लाइंस जब मिलती हैं, मीन फॉर एग्जांपल एक लाइन नंबर 1 थी, दूसरी लाइन नंबर हमारे पास 2 थी और उसके बाद एक लाइन नंबर 3 थी। जब ये तीन लाइंस एक खास पैटर्न के साथ मिलें तो इनसे हमारे पास एक डायग्राम जो बन जाती है वो क्या मिलती है बेटा, एक ट्रायंगल मिलती है। इस ट्रायंगल का हमने एरिया फाइंड आउट करने का फॉर्मूला जो पढ़ा, उसमें हमारे पास ये था कि हमारे पास लाइन 1 और लाइन 2 के मीट करने से वर्टेक्स ए आएगा, जिसको हम x1 और y1 का नेम देंगे। लाइन 2 और लाइन 3 के मीट करने से एक पॉइंट बी आएगा, जिसको हम वर्टेक्स x2, y2 कहेंगे। जहाँ पे लाइन 1 और लाइन 3 मीट करती हैं, इसको हम क्या कहते हैं, वर्टेक्स c। तो वहाँ से हमें पॉइंट मिलेगा x3, y3। ये तीनों एक खास पैटर्न से मिले तो हमारे पास एक ट्रायंगल क्रिएट होती है। उस ट्रायंगल का एरिया हम फाइंड आउट करते थे 1/2। इसके बाद क्या लिखा था हमने, x1 y1, फिर हमने लिखा x2 y2, उसके बाद x3 y3 1 1 1। हमने फिर इसके बाद ये पढ़ा कि अगर हमारे पास ये तीनों के लिए एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 कब होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल तब 0 हो जाता है जब तीनों हमारे पास ए बी सी को लीनियर हो जाए। हमने ये पढ़ा। अब इसी वर्ड को हम मजीद बेटा थोड़ा सा कंडीशन में आगे लेके चलते हैं। जैसे आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो हमें लिखा नजर आ रहा है कि फाइंड द कंडीशन, वो कंडीशन निकालो जिस कंडीशन के तहत ये तीन डिफरेंट लाइंस आपस में क्या हो जाएंगी, कंकुरेंट हो जाएंगी, मीट एट अ पॉइंट करेंगी। कंकुरेंट का मीन या मीट एट अ पॉइंट का मीन एक ही है। इसमें देखो हमें लिखा नजर आ रहा है मीट एट अ पॉइंट, तो हम यहाँ पे कहेंगे ये जब कोलिनियर थी तो हमारे पास एरिया ऑफ द ट्राइंगल, सिंपल हम इस डिटर्मिनेंट को इज इक्वल टू क्या लिखा करते थे, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू क्या होगा, 0। लेकिन ये तब हम यूज करते जब हमें तीन वर्टेक्स दिए हों। अब इसमें हमें तीन लाइंस दी हैं कि तीन लाइंस एक पॉइंट पे मीट करती हैं। फॉर एग्जाम्पल हमें तीन डिफरेंट जो लाइन दी थी, एक लाइन थी बेटा हमारे पास a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, ये लाइन नंबर 1 थी। सेकेंड हमें जो नजर आ रहा लाइन नंबर 2, a2x b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। लाइन नंबर 3, a3x प्लस b3y प्लस c3 इज इक्वल टू 0। इसके हवाले से हमने पढ़ा जब तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन के ऊपर आ जाएं, कोलिनियर हो जाएं, तब एरिया 0 बन जाता है। इसके हवाले से ये तीन लाइंस है हमारे पास। फॉर एग्जांपल ये लाइन नंबर 1 थी, एक दूसरी हमारे पास लाइन नंबर 2 थी, एक तीसरी लाइन जो हमारे पास लाइन नंबर 3 थी। अगर ये तीनों लाइंस एक ही पॉइंट में से पास आउट करती हैं, मीन कंकुरेंट। कंकुरेंट का मीन क्या आती है, मीन क्या होता है बेटा कि ऐसी लाइन जो सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट से पास आउट करती हैं। एक पॉइंट से पास आउट करने वाली लाइंस को क्या नेम दिया जाता है, कंकुरेंट लाइन या मीट एट अ पॉइंट। ये तीनों लाइंस को देखो, ये तीनों इकट्ठा इस पॉइंट P पे मीट करती हैं। अगर तीन लाइंस कंकुरेंट हो, एक याद रखिएगा इसके लिए इक्वल टू 0 होना लाजमी है तीनों को। अगर तीनों लाइन एक पॉइंट पे मीट करती हैं या एक पॉइंट में से पास आउट करती हैं, या ये तीनों की तीनों क्या है, कंकुरेंट है, इन तीनों वर्ड का मीन एक ही है, तो हमारे पास क्या होगा बेटा, इसका मीन ये होगा, हम क्या लिखेंगे, गिवन लाइंस, गिवन दैट लाइंस आर कंकुरेंट, लाइंस आर मीट एट अ पॉइंट, एक पॉइंट पे मीट करती है या कंकुरेंट है। तो यहां से हमारे पास क्या होगा बेटा, हम लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ x को a1 a2 a3, फिर लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ y को b1 b2 b3,
फिर लिखेंगे कांस्टेंट को C1 C2 C3 इज इक्वल टू 0। अगर हमारे पास आ जाता है कि 3 लाइंस एक पॉइंट में से पास आउट करती हैं या तीनों लाइंस आपस में कंकरेंट हैं, तो वहां से हम क्या मीन लेंगे कि इन तीनों लाइंस का इक्वल टू 0 बनाने के बाद जब हम डिटर्मिनेंट लेंगे, डिटर्मिनेंट बिल्कुल एग्जैक्टली उसी तरह से है जैसे हम फर्स्ट ईयर में चैप्टर 3 में क्रैमर रूल लिखते हुए या सॉल्व करते हुए मैट्रिक्स फॉर्म बनाते हैं। इन्वर्स रूल या इन्वर्जन रूल मैट्रिक्स रूल करते हुए हम मैट्रिक्स फॉर्म बनाते हैं। उसी तरह से बेटा हम क्या करेंगे, x के कोफिशिएंट को y के कांस्टेंट को इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 0। मीन वहां पे हमें यहाँ पे कांस्टेंट की बजाय z नजर आता है या x3 नजर आता है, लेकिन हम उसी तरतीब से इसको 0 लिख के वहां से क्या करेंगे, जो हमें इसमें तो हमें कांस्टेंट p चाहिए और इसमें हमें क्या चाहिए, खास कंडीशन कि वो कौन सी कंडीशन बनेगी जिसके तहत इसका आंसर क्या होगा, इक्वल टू 0 होगा। तो इसमें हमें कोई कंडीशन निकालनी होगी, इसमें हमें पॉइंट p की वैल्यू क्या होगी, ठीक हो गया। इसके लिए याद रखिएगा कि एक पॉइंट में से कितनी लाइन पास आउट कर सकती है, हाउ मेनी लाइन कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट। एक पॉइंट में से आप कितनी लाइन को पास आउट करवा सकते हो, तो बेटा हम उसके लिए वर्ड क्या यूज करते हैं, इन्फिनिट नंबर ऑफ लाइंस पासिस थ्रू अ सिंगल पॉइंट। इन्फिनिट लाइंस उसमें से पास आउट करती हैं, ये एमसीक्यू के तौर पे याद रखिएगा। अब हम सॉल्व करते हैं इन क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 5 फिर क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन देखें। हमें ये कहा जा रहा है कि कांस्टेंट p की वैल्यू फाइंड आउट करो, जबकि ये तीनों लाइन क्या है, एक पॉइंट पे मीट करती हैं। ये तीनों लाइंस क्या है, कंकरेंट है। गिवन लाइंस हमें क्या नजर आ रही है, लाइन नंबर 1 इक्वल टू 0 बनाते जाइएगा। लाइन नंबर 1 क्या है, 2x माइनस 3y माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। लाइन नंबर 2 हमें क्या नजर आ रही है, 3x माइनस का 1y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। लाइन नंबर 3x प्लस का py प्लस का 8 इज इक्वल टू 0। हम लिखेंगे कि हमें गिवन में दिया है, गिवन दैट लाइंस आर मीट एट अ पॉइंट, द लाइंस आर कंकरेंट। सो अगर ये तीनों लाइंस कंकरेंट है, एक पॉइंट पे मीट करती हैं, तो इनका डिटर्मिनेंट कैसे लिखा जाएगा, x1 के साथ वाली वैल्यू 2 3 एंड 3, उसके बाद y के साथ वाली वैल्यू माइनस का 3 माइनस का 1 एंड p, उसके बाद माइनस 1 माइनस का 5 प्लस का 8 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे याद रखिएगा, जरूरी नहीं है कि जिसको मैंने लाइन 1 कहा आप भी उसको लाइन 1 कहोगे, जिसको मैंने लाइन 2 कहा आप भी उसको लाइन 2 कहोगे। आप किसी को भी कहेंगे ये लाइन 1, किसी को भी कह सकते हैं, आप थर्ड को भी लाइन 1 बना सकते हैं, इसको लाइन 2 बना सकते हैं, इसको लाइन 3 बना सकते हैं, इससे कोई भी इशू नहीं बनेगा। किसी एक को लाइन 1, किसी एक को लाइन 2, किसी एक को लाइन 3, इस रीजन का इक्वल टू 0 है, नो इफेक्ट बेटा। इसके बाद हम क्या करेंगे, कांस्टेंट p की वैल्यू निकालने के लिए जैसे हमने वेक्टर में क्रॉस प्रोडक्ट को डिस्कस किया, एक्सपेंड फ्रॉम रो नंबर 1। जब हम इसकी एक्सपेंशन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 2 के आगे 2 के साथ रो और कॉलम स्किप आउट हो जाएगा, तो बाकी क्या लिखा जाएगा, माइनस का 1 p, उसके बाद माइनस का 5 एंड 8, उसके बाद सेकंड वैल्यू। फर्स्ट के बाहर साइन हमने पढ़ा था कि फर्स्ट के बाहर साइन लिखा जाता है पॉजिटिव का, सेकंड के बाहर साइन होता है नेगेटिव का, तो माइनस इंटू माइनस 3, आप डायरेक्टली भी +3 लिख सकते हो। सेकंड पे हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, 3 के साथ रो कॉलम खत्म हो जाएगा, 3 एंड 3, नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, माइनस का 5 एंड प्लस का 8, लास्ट पे हमारे पास क्या है, इस वैल्यू के बाहर साइन होगा प्लस का, लेकिन इसके बाहर चूंकि माइनस था हम प्लस माइनस माइनस कंसीडर कर लेंगे। 1 के साथ वाली रो कॉलम छूट जाएगा, तो बाकी हमें क्या मिलेगा बेटा, यहां से 3 3 माइनस 1 एंड p। जस्ट एक्सपेंशन अगर आपको आती है तो समझिए कि क्वेश्चन सारा का सारा आता है। तो 2 के आगे किसको लिखा जाएगा, 2 इंटू माइनस का 8, डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करते हुए सेंटर में साइन क्या आता है, माइनस। इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, माइनस का 5
P। जल्दी नहीं करनी बेटा, अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है नो इशू, लेकिन उमूमन मैंने देखा बच्चे जल्दी करते हुए इसकी एक्सपेंशन में गलती कर जाते हैं। 3 8 था 24, सेंटर में माइनस का, और 3 5 था 15, -1 इंटू 3p माइनस इंटू माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। आप इसको इकट्ठा करते जाओ, यहाँ पे हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 8 प्लस का 5p प्लस 3 इंटू 24 प्लस का 15 -1 इंटू 3p प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या वैल्यू बनेगी बेटा, माइनस का 16, 2 दोनों से मल्टीप्लाई, 2 5 था 10p प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 24 प्लस, जब आप 24 में प्लस करेंगे 15 को तो आपके पास क्या मिलेगा 39, माइनस का 3p माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। पहले p वाली वैल्यू को एक जगह पे कर लो, जिस कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है, 10p माइनस 3p इज इक्वल टू क्या होगा 7p। इसके बाद क्या आएगा माइनस का 16 एज इट इज, 16 के बाद कौन सी वैल्यू बच जाएगी, माइनस का 3, माइनस दोनों इकट्ठे हो गए, प्लस वाली वैल्यू 3 को 39 से मल्टीप्लाई करो, मीन आप 3 को 40 से करोगे 120 आएगा, उसमें से 3 लेस कर लीजिएगा तो बेटा 117 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। कैलकुलेटर का यूज कीजिएगा, आसानी से आ जाएगा 7p, आप इसमें से माइनस करो बेटा, 117 में से 3 माइनस किए तो आपके पास आएगा 114, 114 में से 16 माइनस किए तो क्या आ जाएगा माइनस का 98 इज इक्वल टू 0। माइनस 98 दूसरी तरफ जाके सॉरी बड़ी वैल्यू का साइन प्लस है तो प्लस 98 इज इक्वल टू 0, 7p इज इक्वल टू माइनस का 98, ये p के साथ जो वैल्यू मल्टीप्लाई है दूसरी तरफ जाके क्या होगी डिवाइड, जब आप कैंसिलेशन करोगे तो p इज इक्वल टू क्या होगा माइनस का 14। देखो इंतहाई सिंपल सी कंडीशन थी, शॉर्ट क्वेश्चन में ये इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छी तरह से समझिएगा। अगेन मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, हमें ये कहा जा रहा था कि कांस्टेंट p की किस वैल्यू के लिए ये 3 लाइंस एक पॉइंट पे मीट करेंगी, मीट एट अ पॉइंट या कंकरेंट का मीन एक ही होता है। फर्स्ट बात मैंने आपको जो बताई कि इक्वल टू 0 होना लाजमी है, इक्वल टू 0, तब उसके बाद हम कंडीशन लगाएंगे कि गिवन दैट लाइंस आर कंकरेंट या लाइन आर मीट एट अ पॉइंट, जो एक ही पॉइंट पे मीट करें वो कंकरेंट होते हैं बेटा। हमने कहा ये कंकरेंट कब होंगे, x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट कांस्टेंट इज इक्वल टू 0। एक्सपेंड फ्रॉम रो नंबर 1, 2 को लिखा, बाकी एक्सपेंशन बेटा वही जो हम क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर में पढ़ चुके हैं। इसके अलावा हम चैप्टर नंबर 3 फर्स्ट ईयर में भी इसको बड़ी डिटेल के साथ डिस्कस कर चुके हैं। 2 के आगे एक्सपेंशन करेंगे, फिर पहली वैल्यू के बाहर साइन प्लस, दूसरे की बाहर माइनस और थर्ड के बाहर प्लस। ये क्वेश्चन में लिखना लाजमी नहीं होता, लेकिन ये रूल है कि फर्स्ट के लिए साइन प्लस होता है, सेकंड के बाहर एडिशनल साइन माइनस आता है, थर्ड के बाहर एडिशनल साइन प्लस होता है। इसके बाहर प्लस का साइन अमूमन नहीं लगाया जाता, जारी बात है जिस वैल्यू के साथ साइन ना हो वो प्लस ही कंसीडर किया जाता है। हमने जब डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड किया ओपन करने के बाद मीन, इसमें एक बात का ख्याल रखिएगा कि शॉर्टकट पे अमूमन गलती होती है। कोशिश कीजिएगा कि आपके मैक्सिमम 25-30 सेकेंड 40 सेकंड लग जाएंगे, लेकिन उसका फायदा क्या होगा, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। इसको एक्सपेंड किया, एक्सपेंड करने के बाद p की वैल्यू निकालने के लिए प्लस 98 को माइनस किया, जो मल्टीप्लाई था इधर आके डिवाइड हुआ, तो वहां से हमारे पास उस कांस्टेंट p की वैल्यू फाइंड आउट हुई जो माइनस के 14 के इक्वल है। इसके बाद सेकंड भी उसी तरह का है, लेकिन इसमें हमें पहले इस तरह की कंडीशन इक्वल टू 0 बनाने के बाद देखना पड़ेगा। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट के लिए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए इसका सोल्यूशन जरा देखिएगा। इसमें भी हमें यही कहा जा रहा है, फाइंड द कंडीशन दैट द लाइंस y इज इक्वल टू m1x प्लस c1, m2x प्लस c2, m3x प्लस c3, ये तीनों की तीनों कंकरेंट हैं। बात वही आती है बेटा, कंकरेंट का मीन क्या होता है, दे आर मीट एट अ सिंगल पॉइंट, एक ही पॉइंट पे ये तीनों की तीनों मीट करती हैं। तो आपने वो कंडीशन निकालनी है। क्या आपके पास इसकी कंडीशन का आंसर होगा कि ये तीनों लाइन एक पॉइंट पे मीट
करेंगी। ये याद रखिएगा, अगर दो वैल्यू आपस में इक्वल है बेटा, मैं स्टार्ट में ये कंडीशन आपको बता देता हूँ, अगर दो वैल्यू आपस में इक्वल हैं तो अंडरस्टूड है, दोनों को माइनस करने से लेफ्ट इक्वल टू आंसर क्या आएगा, 0 इज इक्वल टू 0। मीन लेफ्ट राइट आपके पास इक्वल हो तो उनको कैंसिल करके हम 0 बना सकते हैं। आप ऐसे भी कह सकते हो ए से कैंसिल हुआ 1 इज इक्वल टू 1, या +1 माइनस हुआ तो 0 इज इक्वल टू 0 आएगा। गिवन लाइंस हमें क्या दी है, गिवन लाइंस पहले नंबर पे क्या दिया हमें, मैं इसको इस तरतीब से लिख देता हूं, m1x प्लस c1 इज इक्वल टू y, फिर m2x प्लस c2 इज इक्वल टू y, m3x प्लस का c3 इज इक्वल टू y। हमें ये कहा जा रहा है ये तीनों की तीनों लाइंस क्या है, कंकरेंट है। मैंने आपको सबसे पहला स्टेप क्या बताया, सबसे पहला स्टेप बताया था कि इसको इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0। देन हम इसकी डिटर्मिनेंट फॉर्म देखते हैं कि इसकी डिटर्मिनेंट की फॉर्म हमारे पास क्या बनेगी। तो यहाँ पे अगर हम देखें दो तरतीब हो सकती हैं कि हम इन दोनों को y के पास ले आए या एक सिंगल y को दूसरी तरफ ले आए। ज़्यादा आसान हमें क्या है कि हम बजाय 2 वैल्यू को y से माइनस करवाएं तो हम सिंगल वैल्यू को दूसरी तरफ शिफ्ट करवा लेते हैं। तो हम कहते हैं जो हमारे पास लाइन नंबर 1 बनी वो किस फॉर्म में होगी, फिर लाइन नंबर 2 और उसके बाद लाइन नंबर 3। लाइन नंबर 1 m1x माइनस का प्लस y, बेटा x के बाद y को लिख लो, -1y प्लस का c1 इज इक्वल टू 0। सेकेंड m2x माइनस का 1y प्लस का c2 इज इक्वल टू 0। फिर थर्ड पे m3x माइनस का 1y प्लस का c3 इज इक्वल टू 0। गिवन हमें क्या दिया, गिवन दैट लाइंस आर कंकरेंट, ये तीनों लाइंस आपस में क्या हैं, कंकरेंट है। अगर ये तीनों लाइन कंकरेंट हैं तो हमारे पास इसकी डिटर्मिनेंट फॉर्म किस तरह से बनेगी, x के साथ वाली वैल्यू m1 m2 m3, y के साथ वाली वैल्यू, कोफिशिएंट को लिखते जाना, -1 एंड -1 c1 c2 c3 इज इक्वल टू क्या होगा, 0। अब यहां से वही बात हो सकती है, हम एक्सपेंड करेंगे कुछ ना कुछ आंसर आएगा, लेकिन हमें एक खास कंडीशन चाहिए। वो कौन सी कंडीशन बनेगी, वो कौन सी तरतीब बनेगी, वो कौन सा आंसर हमारे पास आएगा कि इनकी जो हम कहेंगे ये तीनों लाइंस आपस में एक पॉइंट पे मीट करती हैं, तीनों लाइन क्या है हमारे पास, कंकरेंट हैं। तो हम आसानी के लिए क्या करते हैं, जो हमने चैप्टर 3 फर्स्ट ईयर में डिस्कस किया, हम इसको 0 0 तो बना सकते हैं। कैसे बनाएं, अब वो 0 बनाने का हमें फ़ायदा क्या होता था, हमें ये फ़ायदा होता था कि हम एक्सपेंड करते हुए 0 के आगे जो डिटर्मिनेंट बनता था उसको हमेशा एक्सपेंड नहीं किया करते थे। ये वो चैप्टर 3 की सारी बेटा बातें। हम ऐसा करते हैं, टेकिंग -1 कॉमन फ्रॉम, टेकिंग माइनस साइन या टेकिंग -1 कॉमन फ्रॉम कॉलम नंबर 2। इसका माइनस कॉमन लेने से हमें फ़ायदा क्या होगा, जब हम माइनस कॉमन लेंगे तो हमें क्या वैल्यू मिल रही है, m1 m2 m3 m2 m3। जब हमने माइनस कॉमन लिया ये तीनों के तीनों साइन क्या हो जाएंगे, प्लस का 1 प्लस का 1 प्लस का 1। फिर थर्ड नंबर पे हमें क्या नजर आ रहा है, c1 c2 c3 इज इक्वल टू क्या होगा, 0। सेम फर्स्ट ईयर की तरह बेटा हम अपनी आसानी के लिए इस तरह से करेंगे कि इसको 1 रहने दें, इसके नीचे नीचे क्या बना दें, सबको 0। या एक और आसान सबसे ज़्यादा बात क्या है, हमें यह होता था कि अगर ये 1 बिल्कुल स्टार्ट पे हमारे पास आ जाए, यहाँ पे बेटा ये 1 हो तो उसके नीचे नीचे 0 बनाना हमारे लिए कंपैरेटिवली आसान होता था। तो हम आसानी के लिए क्या करते हैं, हम करते हैं कि इंटरचेंज कर लो, इंटरचेंज कॉलम नंबर 1 एंड कॉलम नंबर 2। हमें एक स्टेप भी वहां से याद आ जाएगा कि हम जब 2 रोज या 2 कॉलम, इफ वी चेंज एनी 2 रोज और एनी 2 कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट, तो देन हमारे पास रिजल्टेंट डिटर्मिनेंट क्या होता था, उसके बाहर हम साइन क्या यूज करते थे, माइनस का। ठीक हो गया। हम ऐसा करेंगे, कॉलम नंबर 2 को कॉलम नंबर 1 की जगह पे लिख देते हैं और कॉलम 1 की जगह पे कॉलम नंबर 2 को।
तरतीब चेंज बेटा, M1 M2 M3 C1 C2 C3 इज इक्वल टू 0। ऐसे हमें एक्सपेंशन में बहुत हद तक आसानी होगी। हमने पढ़ा था चैप्टर 3.3 से बोले बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, कि आपके पास जब डिटर्मिनेंट में दो रोज या दो कॉलम इंटरचेंज किए जाएं तो डिटर्मिनेंट के बाहर साइन क्या आता है, माइनस का। अब हम आसानी से इस वैल्यू को सिलेक्ट करके इसके नीचे वैल्यू को क्या बना सकते हैं, 0। किस तरह से 0 बना सकते हैं, अगर मैं रो 2 में से रो 1 को माइनस कर लूं तो बेटा हमारे पास क्या आएगा, 1 - 1 0। रो 3 से रो 1 को माइनस कर लूं तभी हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 - 1 इज इक्वल टू 0। यहां पे हमें बेटा ये माइनस माइनस साइन क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। अब इसको माइनस करते जाओ। याद रखिए कि जो फर्स्ट नंबर पे होता है उसमें से माइनस किया जाता है। मीन रो नंबर 1 एज इट इज रहा, M1 और C1। हम अब क्या करेंगे, रो नंबर 2 में से माइनस करेंगे M2 C2, इनमें से हम माइनस करेंगे रो नंबर 1 को। रो नंबर 1 हमें क्या नजर आ रही है, 1 M1, उसके बाद C नंबर 1। फिर इसके बाद रो नंबर 3 में से भी माइनस करेंगे रो नंबर 1 को। जब माइनस किया जाएगा, देखो रो नंबर 1 M1, फिर उसके बाद हमारे पास क्या रहा, C1 इज इक्वल टू 0। तो आपके पास ये वैल्यू क्या बनेगी, आपके पास वैल्यू आएगी 1 0 0। इसके बाद M1 M2 माइनस M1 M3 माइनस M1 C1 C2 माइनस C1 C3 माइनस C1 इज इक्वल टू, फिर हम वहाँ पे कहा करते थे चैप्टर 3 में कि जिस रो या जिस कॉलम के पास, अमूमन इसको फर्स्ट पे तभी लेके आया जाता है कि हमें बहुत आसानी होती है बेटा इसके लिए। हमने क्या करना है कि जिस रो या जिस कॉलम के पास 0 0 बनता हो उसके साथ क्या कर लो, इसको एक्सपेंड कर लो। क्या लिखें, एक्सपेंड फ्रॉम रो नंबर 1। जब हम रो नंबर 1 से एक्सपेंड करेंगे तो इस 1 के बाहर, वही अभी जो हमने एक्सपेंशन की थी, इस 1 के बाहर क्या वैल्यू लिखी जाएगी, M2 माइनस M1 M3 माइनस M1 C2 माइनस C1 C3 माइनस C1। नेक्स्ट, सॉरी बेटा, एक्सपेंड फ्रॉम कॉलम नंबर जिसके पास 0 ज्यादा है, कॉलम नंबर 1 से जिसके पास 0 0 बन रहे हैं। अब नेक्स्ट, जब मैं 0 के लिए एक्सपेंड करूंगा तो सारी की सारी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसके आगे अगर डिटर्मिनेंट, यहाँ पे अगर 1 की बजाय देखो 0 होता तो 0 मल्टीप्लाई के सब की सब वैल्यू को क्या बना देता। तो इसी वजह से जब 0 आ जाएगा तो हम उसके लिए एक्सपेंड किए बिना डायरेक्टली 0 लिखेंगे। इसके लिए भी आंसर क्या होगा, 0 इज इक्वल टू 0। जब हम एक्सपेंड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, M2 1 को लिखो या ना लिखो, मल्टीप्लाई में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, इंटू C3 माइनस C1 माइनस इंटू, नेक्स्ट वैल्यू क्या बनेगी, M3 माइनस M1 इंटू C2 माइनस का C1 इज इक्वल टू 0। अब लास्ट पे ये जो वैल्यू माइनस है दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगी, M2 माइनस M1 मल्टीप्लाई बाय C3 माइनस C1 इज इक्वल टू, हम क्या करेंगे कि ये जो वैल्यू माइनस थी ये दूसरी तरफ जाके क्या होगी, प्लस M3 माइनस M1 C2 माइनस C1। तो ये हमारे पास क्या होगी, वो रिक्वायर्ड कंडीशन होगी। ठीक हो गया। अगेन दोबारा से क्या है, फाइंड द कंडीशन दैट, वो कौन सी कंडीशन होगी जिसके तहत ये तीनों लाइंस आपस में क्या होंगी, एक पॉइंट पे मीट करेंगी, ये तीनों लाइंस क्या होंगी, कंकरेंट होंगी। तो हम कहेंगे ये गिवन लाइंस दी गई थी, तरतीब मैंने इस तरह से चेंज की कि मुझे बताए कि मैं या इन दोनों के इधर लेके आ जाऊं या सिंगल एक y को दूसरी तरफ शिफ्ट कर लूं। इक्वल टू 0 बनाना लाजमी है, ये मैंने आपको शुरू में बता दिया बेटा। इक्वल टू 0 होगा तो हम कंडीशन लिखेंगे। तो सिंगल y को लेके आना ज़्यादा आसान है कंपैरेटिवली, हम दो वैल्यू को शिफ्ट कर लें, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। हालांकि हमने y को इधर माइनस करवाया, लाइन 1 लाइन 2 और लाइन 3 बन गई। हमने कहा कि गिवन दैट लाइंस आर कंकरेंट, हमें कहा गया था वो कौन सी कंडीशन है जिसके तहत ये लाइंस क्या होंगी, कंकरेंट होंगी। या इसके लिए ये लिख लो बेटा, द लाइंस आर कंकरेंट इफ गिवन लाइंस आर कंकरेंट
अगर हमारे पास ये कब कंकरेंट होंगी, अगर हमारे पास इफ डिटर्मिनेंट ऑफ दीस लाइंस इक्वल टू क्या हो जाए 0। ये तीनों लाइंस का हमने डिटर्मिनेंट लिया कि गिवन लाइंस आर कंकरेंट इफ डिटर्मिनेंट ऑफ दिस लाइन इज इक्वल टू 0। अगर इनका डिटर्मिनेंट क्या हो जाए 0 हो जाए। हमने देखा कि कॉलम नंबर 1 में माइनस था, हमने माइनस को कॉमन ले लिया। सेकंड स्टेप हमने ये पढ़ा हुआ है कि हमें अगर शुरू में यहाँ पे कोई वैल्यू 1 नजर आए, ये कुछ भी वैल्यू नजर आए, हम इसके नीचे 0 0 बना के एक्सपेंशन में आसानी के लिए करते थे, तो उनके लिए एक्सपेंड ही नहीं किया जाता, वो 0 0 बन जाता है। अदरवाइज अगर हम तीनों को इकट्ठा एक्सपेंड करें तो बेटा वो खिचड़ी टाइम मच जाएगी, सोल्यूशन में प्रॉब्लम होगी। इसी वजह से मैंने कॉलम 1 और कॉलम 2 का एक्सचेंज करवाया, इंटरचेंज करवाया। इंटरचेंज करने से क्या होता है कि डिटर्मिनेंट के बाहर साइन आ जाता है माइनस का। फिर हमने क्या किया, इस 1 के नीचे अमूमन हम इसी तरह से करते थे। आपके जहन में आ रहा होगा कि एचेलॉन फॉर्म, रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म। एचेलॉन या रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म बनाने के लिए क्या करते थे, शुरू में वैल्यू 1 फर्स्ट, ये समझे कि A11 जो होता था, A11 जो हमारे पास होता था, इसको 1 बनाते थे, इसके नीचे 0, फिर इसको 1, इसके नीचे 0। लेकिन अभी हम सिर्फ इतना सा कहेंगे कि A11 में यहाँ पे 1 बनाओ, इसके नीचे 0 बना लो, एक्सपेंशन करते हुए हमें बहुत आसानी होगी। तो हमने इसको 1 किया, इसके देखा ये तो हमें गिवन में 1 दिया था, इसके नीचे 0 बनाने के लिए माइनस करवाया, रो 2 से भी रो 1 को, रो 3 से भी रो 1 को, जो फर्स्ट पे लिखा था उसमें से अगली वाली वैल्यू को, अगली रो या अगली कॉलम को माइनस किया जाता है। रो में से रो माइनस होगा, कॉलम में से कॉलम, ये तरतीब वही चैप्टर 3 है। जब हमने माइनस किया, एक्सपेंड किया, तो हमें पता चला कि जब हमारे पास m2 - m1 c3 - c1 इक्वल टू हो जाए m3 - m1 c2 - c1 के, तो जब ये दोनों इक्वल हो जाएं तो तब हमारे पास इस वैल्यू का डिटर्मिनेंट क्या होगा, 0 होगा। ये भी रीजन क्या, मैंने आपको स्टार्ट में बता दिया कि जब दो वैल्यू इक्वल हो जाएं, व्हेन 2 वैल्यू आर इक्वल, तब उनको क्या करेंगे, प्लस तो माइनस, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर ये दोनों वैल्यू इक्वल हैं तो इसका मीन इन दोनों को माइनस किया जाए तो आंसर क्या आएगा, 0। तो तब हमारे पास इसका डिटर्मिनेंट 0 होगा, अदरवाइज इसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं आएगा, ये तीनों लाइंस कंकरेंट नहीं होंगी। इससे पहले वाला क्वेश्चन 5 शॉर्ट में और क्वेश्चन नंबर 4 बेटा लॉन्ग क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छी तरह से कीजिएगा। अमूमन जो पिछले साल तक की पेयरिंग थी 4.45, 6.1 और 6.2, 6.3 अब स्मार्ट सिलेबस में नहीं है, तो 4 एक्सरसाइज में से 4.4, 4.5, 6.1, 6.2 इन 4 को मिला के आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन का पार्ट बनेगा। इसी वजह से इन एक्सरसाइज को अच्छी तरह से सॉल्व कीजिएगा, इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा बेटा, ताकि आपको समझने में आसानी हो। यहाँ तक हमारा लेक्चर था, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।